अब मैं समझता हूँ कि यदि किसी को मन में कोई सवाल हो, कुछ डाउट हो, कुछ पूछना चाहे तो हम बिल्कुल चर्चा कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। जी जी हाँ अभय जी नमस्कार। हाँ मैं आपके माध्यम से डॉक्टर तरुण कोठारी से बात करना चाहूंगा। जी 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 नमस्कार जी। जी नमस्कार। आप दोनों हमारे हीरो हो। आप ही के वीडियोस देखकर हम में वो चेतना जागी और हमने जो भी अपनी जिम्मेदारी थी वो निभाई। अभय छेड़ा जी ने हमें वो ताकत दी, उनका सर्टिफिकेट के जरिए, तो हम बहुत अच्छे से लड़े। लेकिन अब सवाल मेरे कुछ दो तीन हैं, अगर आप बुरा ना माने तो मैं पूछना चाहता हूं। अभी बिल्कुल। हमारे अखिलेश भाई साहब ने एक सवाल पूछा कि हम अगर आपके इस आंदोलन में जुड़ते हैं और बुरा से बुरा क्या होगा, ये जो उनका सवाल था। तो इसके सवाल से मुझे अंदर से एक सवाल आया है, कोई भी अन्यथा ना ले। देखिए, हम हमारे साथ जब हम कम होते हैं तो बुरे से बुरा करने की कोशिश सामने वाला हमारा जो भी विरोधी है वो करना चाहेगा। अब सवाल ये उठता है कि आपने जो स्टार्टिंग में कुछ 61 या 65 जितने भी नाम गिनाए, उसमें शायद मैं सुना नहीं, या मुझसे कुछ गलती हुई हो। इसमें मैंने देवेंद्र बल्हारा जी का नाम नहीं सुना, जिन्होंने बताया हो। अंबर कोहरी जी का नाम नहीं सुना। ऐसी संगठनाएं हैं, जैसे और भी कोई वकील हैं, ऐसे बड़े बड़े अगर लोग आ जाए तो ताकत बढ़ जाती है और उनके फॉलोअर्स भी बढ़ जाते हैं, ताकि हम 5,000 सोच के ना चले, 50,000 लाख लोग आ जाए तो इन लोगों का नाम क्यों नहीं है। तो ये एक सवाल होता है, अगर ये आ जाएंगे तो हमसे बुरे से बुरा होने के बजाय कम से कम बुरा होगा। एक मेरा ये है। दूसरी बात, आपने ईवीएम के बारे में बताया। ये बहुत अच्छा बात है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए ईवीएम घातक साबित हुई है, हो भी रही है, और न जाने क्या क्या हो सकता है। 19 लाख ईवीएम का सेट अलग से पड़ा हुआ है, आरटीआई के द्वारा मालूम पड़ा है। वो कहाँ घूम रही है, कौन क्या कर रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है, डेटा ट्रांसफर कर रहा है, हैक कर रहा है, बदली कर रहा है। तो इससे तो हमारी लोकतंत्र की तो पूरी तहस नहस हो गई है, ऐसी की तैसी करके रख दी है। तो ईवीएम का मुद्दा सही है, लेकिन एक और मुद्दे पे मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि 4 लाख से ज्यादा हमारे देश में मंदिर, मठ और ऐसे हमारे हिंदू धर्म के जो भी कार्यकलाप होते हैं, यहाँ पर लोग अपनी स्वेच्छा से जो दान देते हैं, उनका खर्च के बारे में आपने बोला। तो सवाल ये आता है कि हमारी सरकार तो भ्रष्ट से भ्रष्ट हो ही रही है, लेकिन हमारे मंदिरों में भी, अखाड़ों में भी और अलग अलग तरह के, इसमें एका नहीं है। ये एका नहीं होने की वजह से अपने स्वार्थ के लिए वो भी लड़ रहे हैं। हम अगर देखा जाए तो 6 साल में अर्ध कुंभ आता है और 12 साल में कुंभ मेला आता है। तो प्रयागराज में 2019 में सरकार ने 4,200 करोड़ रुपए खर्च किए थे, और अभी जो अनुमान है 2025 में 6,800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये सरकारें ना, क्योंकि सरकार तो भ्रष्ट है, वो तो करेगी ही, वो करती ही है, लेकिन मंदिरों में अगर ऐसा हम देखा जाए, मठों में अगर लोगों में क्या मनमुटाव हो, भेदभाव हो, या उसमें भी पक्षपातीपना हो, तो ये जो कुंभ मेला सालाना लगता है, मतलब 6 वर्ष में अर्ध कुंभ और 12 वर्ष में कुंभ मेला, इसमें 12,000 पुलिसकर्मी लगती है, 8,000 होम गार्ड लगते हैं, पीएससी की 20 कंपनियां लगती है, सीपीएमपीएफ की 34 कंपनियां लगती है, पैरामेडिकल स्टाफ लगता है, और बहुत सारी चीजें, वाहनों के लिए बहुत सारी चीजें होती है। 5,000 से ज्यादा राज्य की परिवहन सुविधाएं होती। ये सारा अगर मान लीजिए सरकार को देने से अपने इनकार किया, सरकार ये देंगी या फिर वो अखाड़े वगैरह कर लेंगे, तो सवाल उसमें से भी और सवाल उठते हैं। तो ये मेरे नैसर्गिक सवाल थे, बुरा न मानिए, और आपको जो भी इसका जवाब देना हो, मुझे समझाना हो तो समझा दीजिए। छेड़ा साहब, आपने मुझे वक्त दिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ विनोद जी, मैं खुद चाह रहा था कि आपको वक्त दे दे। आपका नाम बार बार दिख रहा था ऊपर कि आप कुछ बोलना चाहते हैं। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि जो लोग इसमें नहीं है उनके नाम भी होने चाहिए, और हम लगातार प्रयास में हैं और लगातार संपर्क में हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि संपर्क में नहीं है, और निश्चित तौर से आने वाले समय में सभी लोग एक साथ इकट्ठे होंगे। इसको आप एक प्रकार से मेरी ओर से आप पूरा विश्वास समझे, पूरा आश्वासन समझे इस चीज को।
दूसरी बात जो आपने कही कि भाई सरकार जो खर्चा करती है ना, उस पर हम बात करते हैं। 12 साल में एक बार कुंभ का मेला होता है, चलिए, और सरकार ने उसके ऊपर 6,000 करोड़ या 12,000 करोड़ भी खर्च कर दिए उसके ऊपर, है ना। 12 साल में मठ और मंदिर से, विनोद जी, आपको अनुमान है कि कितना पैसा मिलता है सरकार को? नहीं। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। प्रतिवर्ष सरकार को 3 लाख करोड़ मिलता है। कितना मिलता है? 3 लाख करोड़। जी। और 12 साल में कितना हुआ? 36 लाख करोड़। उसमें से 36 सरकार लाख ने अगर करोड़। हाँ, उसमें से सरकार ने अगर 2-4 10-20 हजार रुपये खर्च कर भी दिए तो कोई वो बड़ी बात है, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, सरकार की दायित्व है कि प्रत्येक रिलीजन पर खर्च करती है पैसा। ऐसा तो नहीं कि सब हिंदू रिलीजन पर करती है ना। सरकार लोगों को हज यात्रा पे भी भेजती है, वहां भी पैसा खर्च करती है। तो क्या उसके लिए फिर अलग से मुसलमानों पर टैक्स लगाया जाएगा और उस पैसे से उनको हज यात्रा पे भेजा जाएगा? बात को समझिए। जब अलग अलग जी। रिलीजन देश के अंदर है, और किसी रिलीजन, हमारे यहाँ हर रिलीजन पे कुछ न कुछ उत्सव होता है, सरकार की छुट्टी भी होती है। सरकार के ऊपर अलग अलग रिलीजन की छुट्टी भी होती है, चाहे वो हिंदू रिलीजन हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे सिख हो, चाहे बुद्ध हो, जैन हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस हो। तो सरकार वहां भी पैसा खर्च करती है। सरकार, देखिए, आपको मुस्लिम त्योहारों के ऊपर सरकारी खर्चों से ईद के दौरान जो क्या बोलते हैं, शहरी वगैरह जो बात करते हैं, सरकारी खर्चों से होता है। तो अगर हम यहाँ पर ये बात चल रही है कि जब देश का संविधान एक है और सभी लोगों को अपने अपने धार्मिक स्थलों को खुद मैनेज करने की आजादी है, तो क्यों नहीं अपने अपने धार्मिक स्थलों को मैनेज करेंगे? रही बात कि अगर मठ और मंदिर में कुछ होता है, तो वो तो जो मठ और मंदिर को, ऐसा तो कोई एक व्यक्ति होगा नहीं, एक समिति बनेगी और समिति में कुछ गड़बड़ करेगा तो उसके खिलाफ शिकायत भी होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अगर वो कुछ पैसा खाता है, गबन करता है, तो नेचुरल सी बात है, जो देश का कानून है वो काम भी करेगा। तो जब सरकार एक तो पैसा बहुत ज्यादा लेती है, उसके बदले में बहुत कम देती है, और सरकार का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है, जगह जगह सरकार अपने बंदे बैठाने की कोशिश करती है। तो जो बंदे होते हैं सरकार के, वो धार्मिक लोग नहीं होते, वो अधार्मिक लोग होते हैं, वो अपनी अपनी बात कर रहे हैं। तो इन मठ और मंदिरों के अंदर जो सरकारी नियंत्रण जो है, उससे मुक्ति चाहिए, ताकि वहां की जो समिति वो अपना काम करें। और जितना भ्रष्टाचार यहाँ पर है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में आप देखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में देखते हैं, सरकारी कर्मचारी में देखते हैं, उसके मुकाबले वहां मुझे फिलहाल तो ऐसा कोई विशेष भ्रष्टाचार दिख नहीं रहा है। फिर वहां भी होगा तो वहां भी कार्रवाई होगी, भ्रष्टाचार तो कहीं भी हो, कार्रवाई तो होनी चाहिए उसके ऊपर। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। विजय जी एक कुछ और कहना बात चाह करना चाहूंगा रहे मैं। हैं? विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विजय कौशला जी। गुड आफ्टरनून सर जी। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम इस ग्रुप में आया हूँ। ये पूछ रहा था, तो अगर ऐसे ये प्रॉब्लम्स हैं तो हम पर्टिकुलर इसके लिए डिपार्टमेंट क्यों नहीं बना दे रहे? जैसे गवर्नमेंट के इनके रिलेटेड डिपार्टमेंट हो, तो उस हिसाब से एक हेल्थ रिलेटेड डिपार्टमेंट या फिर लीगल डिपार्टमेंट जो पर्टिकुलर इनको नोटिस देती रहे, नोटिस सर्व करती रहे और उसका रिप्लाई देखते रहे। क्योंकि क्या होता है कि हम तो राइटिंग में जो दे रहे हैं वो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हो तो उसको फॉलो अप करते रहे, तो उससे शायद रिजल्ट कुछ फास्ट आ जाए। और इन्हीं के ट्रिक को इन्हीं के खिलाफ यूज करे ना। हेल्थ का जो मुद्दा है, हेल्थ हमारा डिपार्टमेंट देख ले। अगर लॉ से रिलेटेड है तो लॉ का डिपार्टमेंट देख ले। चुनाव से कोई रिलेटेड है तो चुनाव डिपार्टमेंट देख ले। कुछ ऐसा किया जा सकता है। हाँ, जैसे कि अभी आपने बताया, बड़ी अच्छी जानकारी दी। हम ऐसा कुछ लोगों को दे सकते हैं जिम्मेदारी कि भैया ये आप 5 लोगों का एक समूह है, ये इस टॉपिक पे लगातार अपना फॉलोअप लेता रहेगा सरकार के साथ में। लेकिन देखिए, 2 तरह की बातें हैं। एक होता है संगठन, एक होता है पब्लिक प्रोटेस्ट। हम जो कर रहे हैं वो पब्लिक प्रोटेस्ट हैं। लेकिन अगर संगठन की बात करें तो एआईएम है। एआईएम ने बहुत अच्छा काम किया अब तक, निसंदेह बहुत ही अच्छा काम किया। लोगों को जोड़ने का काम भी कर रहे हैं, फाइट भी कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो हाँ, किसी संगठन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जा सकते हैं, है ना। तो भाई, आपके संगठन में ये डिपार्टमेंट है और ये लोग इस चीज़ों को देख रहे हैं। तो निश्चित तौर से जो भी लोग संगठन के तरीके से काम कर रहे हैं, वहां पर हम उनसे कह सकते हैं कि भाई ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जाए, तो फॉलोअप लेने में थोड़ी सी आसानी मिल जाएगी। ठीक है, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। लेकिन हम जो पब्लिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पर इस प्रकार से नहीं कर सकते। फिर भी कोशिश करेंगे इसको कि भाई कुछ लोगों को बताया जाए कि भाई आप लोग जो विशेष तौर से फॉलोअप लें। हालांकि हम कोशिश करते हैं कि फॉलोअप लेने की, लेकिन फॉलोअप लेना भी सरकार से बड़ा मुश्किल है। मैंने सरकार को 450 ईमेल किए 3-4 महीने में। 450 ईमेल में से एक का जवाब नहीं आया। हालांकि अभी जो पिछले 8 महीनों में हमने अरविंद केजरीवाल साहब को जो ईमेल की है, मैंने 4 ईमेल की, एक के बाद एक। वो चौथे ईमेल का जवाब आया
और वो ये आया कि भैया ये जो जितना भी आप ये मांग रहे हैं मुआवजा, इसका हमारा कोई संबंध नहीं है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, आपको अगर मांगना है तो उनसे मांगिए। तो एक प्रकार से उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। तो कोशिश करेंगे डिपार्टमेंट वाइज काम करने की, लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक पब्लिक जो है, देश की जनता कुछ भी कर सकती है। जनता अगर चाहे तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर सकती है, जनता सरकार के ऊपर प्रेशर बना सकती है। और ये जो वर्ष है चुनावी वर्ष है, 2024 का चुनाव है। इस टाइम सरकार से आप कुछ मांग करेंगे तो निश्चित तौर से सरकार आपकी मांग पर ज्यादा ध्यान देगी, है ना। कहते हैं ना कि एक राक्षस था, उसकी जान तोते के अंदर थी, और तोता किसी कुएं के अंदर था। एक कहानी है, बचपन में पढ़ी होगी, है ना, राक्षस की जान तोते के अंदर। तो ये जो नेताओं की जान जो होती है वो पब्लिक के अंदर होती है। पब्लिक प्रोटेस्ट करेगी तो कहीं ना कहीं उनकी समय होगी। जी जी का सुझाव बहुत राइट है, लेकिन ये एक चीज अभी भी मुझे समझ में नहीं आया कि पब्लिक अवेयर कैसी होगी, बिकॉज आज पब्लिक तो हिंदू मुस्लिम के अलावा उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उनको तो सिर्फ यही लगता है यही देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इसके लिए अगर पब्लिक को अवेयर करना हो तो हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं? या तो पर्टिकुलर हम लोग पेम्पलेट छपवा के अपने अपने एरिया में न्यूज़पेपर में एटलीस्ट, कुछ नहीं तो संडे के दिन एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करवाएं, या फिर कुछ ऐसा करवाना चाहिए जिसकी वजह से पब्लिक अवेयर हो, बिकॉज 90% पब्लिक को तो इसकी पता ही नहीं है ना कि ये सब चीजें हो रही है। हाँ, आपकी बात काफी हद तक ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन पहली बार ये बात उठी थी डॉक्टर साहब, मैंने पहली बार फेसबुक पे पोस्ट डाली, ये सब फर्जी वाला है, इसके चक्कर में फंसना आप लोग, है ना। तो जो कमेंट्स आए डॉक्टर साहब, 100 में से 100 गाली थी। 100 आउट ऑफ 100 गाली, माँ की, बहन की, इधर की उधर की, किस कहाँ से पढ़ा है, कैसे पढ़ा, कैसे डॉक्टर, ये जो आम पब्लिक जो बोल रही थी ना। लेकिन उस गाली को सुनने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। गाली सुनते रहिए, बुराइयां सुनते रहिए, लोगों के पीछे से आपके थपड़े पड़ेंगे, सुनते रहिए, अपना काम करते रहिए, स्टेप बाय स्टेप प्रतिदिन काम करते रहिए, लोगों को जगाइए। उसका असर ये पड़ा, अगर हम उन गालियों से रुक जाते तो आज यहाँ नहीं पहुंचते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि कम जो फर्स्ट डोज है, कम से कम 20 करोड़ लोगों ने फर्स्ट डोज नहीं लिए डॉक्टर साहब। 20 करोड़ लोगों तक मैसेज पहुंचा है कहीं ना कहीं, उन्होंने फर्स्ट डोज नहीं ली है। और जो सेकंड डोज है वो तो करीब 40-50 करोड़ लोगों ने नहीं ली है, और इनका बूस्टर तो फेल ही हो गया। बूस्टर तो बिल्कुल मुश्किल से 5-10 करोड़ लोगों ने लिया होगा, है ना। तो अगर हम कोशिश करेंगे, अगर पैम्पलेट भी छपवाना है तो अपने कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले ले कि मैं अपनी ओर से मैक्सिमम प्रयास करूंगा। आप अपनी ओर से पैम्पलेट छपवाइए, आप अपनी ओर से लोगों को SMS कीजिए, अपनी ओर से लोगों को बात कीजिए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए, चर्चा कीजिए, सोशल मीडिया पे कीजिए, लोगों के घर पर जाकर कीजिए, कहीं पर कोई किसी और मुद्दे पर प्रोटेस्ट हो रहा वहां भी जाकर के इस मुद्दे को बताइए। तो हर व्यक्ति एक नैतिक जिम्मेदारी ले अपने पर्सनल के लेवल के, मेरी देश के प्रति जिम्मेदारी है, मेरी समाज के प्रति जिम्मेदारी, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। लोग क्या कहेंगे इस पे सोचेंगे तो लोग तो टांग खींचेंगे, तो लोगों को टांग खींचने की आदत होती है ना। जो कुछ कर नहीं सकता तो वो टांग ही खींच देगा, कम से कम आपका वो खींचने दीजिए। आप अपना प्रयास करते रहिए, लगातार प्रतिदिन लगे रहिए, निश्चित तौर से एक न एक दिन जीत हमारी होगी। कोई नेक्स्ट कॉलर हो तो ले लीजिए, नेक्स्ट हो तो ले लीजिए। तो दूसरा जो है, हमको लगता है कि ये जो सरकार है वो भारत सरकार है, वो भी हमारी गलतफहमी है। आप अगर भारतीय संविधान अध्ययन करोगे तो 36 जगह पे लिखा है डोमिनियन ऑफ इंडिया, मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया, मतलब गुलाम भारत की सरकार है। तो ये उनके जो आका है, जो विश्व स्तर पे 13-14 फैमिली है, उनको रिस्पॉन्सिबल चाहता है, भारत की जनता को रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो और ये जो है खुद ही उसमें डूबे पड़े हैं। 75 साल आजादी की हुई, फिर भी ये डोमिनियन शब्द निकाला क्यों नहीं गया? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो अगर सब जनता को ये पता चले तो ये हम संविधान से हटा सकते हैं शब्द डोमिनियन ऑफ इंडिया। इंडिया भारत का हो, हिंदुस्तान का हो, भारत का हो, डोमिनियन ऑफ इंडिया कहाँ से आया? डोमिनियन शब्द निकालना पड़ेगा बिल्कुल, तब इनके जो बंद कान है खुलेंगे, भारत की जनता के प्रति वो शासन करेंगे, उसके प्रति अपना दायित्व जताएं। यहाँ पर हम जो जितने भी मेमोरेंडम लिखते हैं, सरकार को पूरा मालूम है, पंतप्रधान जी को पूरा मालूम है कि वैक्सीन जो है धोखादायक है, नुकसानकारक है, मौतें होती है, फिर भी ऐलान किया कि वैक्सीन लो। तो मतलब ये अपने आप से नहीं करे, इनको कोई फॉरेनर्स करवा रहा है, फॉरेनर्स ये भारत को रूल कर रहा है। और यहाँ से जो मैक्सिमम जो टैक्स की जो लागत आती है वो फॉरेन में शिफ्ट होती है,
इधर भारत की जनता मेहनत मजदूरी करती रहे और जो षड्यंत्रकारी फॉरेनर्स उनको मलाई मिलती रहे, तो ये तो गुलामी ही है। अभी वो जो अभी आप देखिए डॉक्टर साहब, अभी आप देखिए डॉक्टर साहब, हेलो। हाँ जी। हाँ, अभी आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले बिल गेट्स आया था और भारत के प्रधानमंत्री से मिलकर गया है और कुछ चीफ मिनिस्टर से मिलकर गया है और भारत के आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत से मिलकर गया है ना। और थोड़ा दिन बाद आप देख रहे हैं कि भैया नोटबंदी हो गई 2000 रुपए की, है ना। अब ये आपको फोर्स किया जा रहा है, फोर्सफुली आपको डिजिटल की तरफ जाना ही पड़ेगा। आप नोट ही बंद कर दिए तो क्या करेगा बंदा। अब हो सकता है इस साल या नेक्स्ट ईयर 500 का नोट भी बंद हो जाए, तो आपको तो फोर्स किया जाएगा ना। और ये बात हमने 2020 से बता रहे हैं, 2020 से मैं लोगों को बात बता रहा हूँ कि सारे नोट बंद होंगे, ये 50 रुपए के 10-20 रुपए के नोट बचेंगे, हो सकता है 100 रुपए तक का लार्जेस्ट नोट बच जाए, बाकी सब बंद हो जाएंगे। तो आपको मजबूरी में आकर के आपको डिजिटल इंडिया करना पड़ेगा, है ना। मजबूरी में आकर के आपको डिजिटल युग में जाना पड़ेगा। तो ये सरकारें जो है ये गुलाम है। ये सरकारें कहने के लिए हमारी सरकार है ऐसा नहीं है, ऊपर उनके आकाए बैठे हुए हैं, वो ही इनको लेके आते हैं, वही प्रमोट करते हैं, वही बंदा बैठता है। तो ऐसी स्थिति में इनके पास जितना हो सकता है उनसे कराएंगे, जो इनसे नहीं हो पाएगा तो इनसे हम कहेंगे कि भाई आप हटिए, है ना। जो बाकी जो समाज के कुछ और अच्छे लोगों को बैठाएंगे वहां जाके, जो उनसे लड़ सके, उनसे बात कर सके, उनकी आंखों में आंखों मिलाकर उनसे चर्चा कर सके। बिल्कुल यही करना होगा। जनता जागृत जितनी होगी, जितनी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होगी, उतनी ही इनके बहरे कान खुलेंगे, अंधी आंखें खुलेगी, या ये जागेंगे। ये जानबूझ के खुद को गुलाम कर रहे हैं और बाकी जनता को भी गुलाम करने की कोशिश कर रहे हैं और गुलाम कर ही रहे हैं। और ये फॉरेनर्स को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है भारत को गुलाम करने के लिए। बस ये चंद लोगों को अपने सकंज में लो, ये उनको सलाम दुआ करके आएंगे और उनको पंतप्रधान बना दो, ये बना दो, पीएम बना दो, और यही अपने पे ही राज करने लगेंगे वो फॉरेनर्स के लिए। तो ये भारत की जनता को जानना पड़ेगा, जल्द से जल्द जानना पड़ेगा। हाँ, और कोई सवाल है तो पूछिए प्लीज। किसी और का सवाल हो, कोई और बोलना चाहता, कोई और सवाल पूछना चाहता है ना, उनका सवाल ले लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, आप, हाँ जी, आवाज आ रही है। जी डॉक्टर साहब जी नमस्ते। मेरा एक सवाल था, मतलब कि जी जी, मुझे, मतलब मेरा एक सवाल भी और मेरा एक मत भी है कि मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि जितने भी सारे के सारे नेता हैं उन लोगों को सब कुछ पता है ये सब के बारे में, मतलब सबको नहीं मालूम। मतलब ये मेरा एक, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी पॉलिटिशियंस है उन्होंने भी उनके कुछ ने नहीं लगवाया है। मतलब बहुत जो सारे टॉप के पॉलिटिशियंस है उन्होंने नहीं लगवाया मेरे स्टेट के, मैं बता रहा हूँ जो भी है, मतलब जो है अभी सत्ताधारी पार्टी जो है उसके जो टॉप के एमएलए है, मंत्री है, उन लोगों ने नहीं लगवाया। लेकिन जो निचले तबके के पॉलिटिशियंस है जो ये है उन सब ने डर के मारे लगवाया। उनको ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, मतलब ज्यादा कुछ जो हमारे जितने भी पहचान के एमएलए हैं, एमपी हैं, उन्होंने लगवाया। उन्होंने जाके सेंटर में जाके रियली लगवाया है, उन्होंने फेक नहीं लगवाया। लेकिन जो ठीक है, आपकी बात जो बिल्कुल टॉप सही के है। लीडर है उन लोगों को वाकई पता है ये सब हाँ, धोखाधड़ी चल रहा है, सब चल रहा है, उन लोगों को सब पता है। लेकिन जो निचले तबके के जितने भी लीडर्स हैं उन लोगों को कुछ नहीं पता, उन लोगों को हाँ, बाकी आपकी में बात, कुछ ही नहीं पता। हाँ हाँ, सबके सब आपकी बात, बेवकूफ है। वो आम जनता जितनी बेवकूफ है ये लोग उतने ही बेवकूफ है, उतने ही आपकी बात बेवकूफ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हमने भी पता लगाया, जो टॉप के, जो शुरुआत में तो बिल्कुल जो टॉप के लोगों को पता था, जब ये गेम शुरू हुआ तो बिल्कुल टॉप के लोगों को पता था। गेम आगे बढ़ता रहा तो जो उनके साथ में जो संपर्क में जो नेता थे उनको पता चल गया, लेकिन लास्ट तक जो छोटे मोटे नेता थे बेचारे उनको पता नहीं चल पाया और उन लोगों ने जबरदस्ती उनको वैक्सीन लगवा ही दिया। तो नेचुरल सी बात है, अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जागरूक रहिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पता चल गया तो लोगों को बताया नहीं। आपको पता चल गया तो आपको इमीडिएटली लोगों से बताना चाहिए था, आपने अपने पास पता कर रखी बात को। हर नहीं, व्यक्ति को बताना। वही तो लोगों का क्या हुआ। मैं क्या बोल रहा था कि हमारे यहाँ के भी बहुत सारे लोग नहीं ले रहे थे, लेकिन जब तक उन्होंने देखा कि हमारा लोकल लीडर, लोकल एमएलए जाके ले रहा है, लोकल एमपी जाके ले रहा है, तो सही होगा, उसको उनको देख कर लोगों ने लिया।
सच्चाई ये लोग पहले नहीं रह रहे थे, अपने आप से ले ही नहीं रहे थे हमारे लिए। यही बहुत प्लानिंग बहुत होती यही प्लानिंग होती ये प्लानिंग का पार्ट है। बड़े बड़े लोगों को लाइन पहले तो नकली लाइन पे लगा दो, प्रधानमंत्री को जी को लेते हुए दिखा दो, मुख्यमंत्री जी को लेते हुए दिखा दो, हेल्थ मिनिस्टर को लेते हुए दिखा दो, है ना। हालांकि लिया नहीं लोगों ने, लेते हुए दिखा दिया। उनको देख करके कुछ एमपीएम ने लेना शुरू कर दिया, उनको देख करके पब्लिक ने लेना शुरू कर दिया। तो ये पॉलिसी है, ये उनकी एक प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी थी। तो ये स्ट्रेटेजी को जनता को समझना होगा कि ये जो कुछ बताया जा रहा है वो रियल नहीं है, ये टोटल फेक था, एक फेक गेम हुआ जनता के साथ में। अभी भी समय है, अभी भी आने वाले टाइम पे कई प्रकार के नई नई झूठी महामारियां लेके आई जाएगी। तो अभी भी लोग अगर जागरूक हो जाए, समझ जाए तो अच्छा। हमारे इस पूरे प्रोटेस्ट की एक बड़ी उपलब्धि ये रही है कि जब ये हम बोलना शुरू किया तब 2-4 लोग अपनी बात को रख रहे थे, है ना, और गाली भी खा रहे थे। आज की तारीख में बोलने वाले कम से कम 2-4 लाख तो हो गए। इतना तो उपलब्धि हो गई कि भाई 2-4 आज अगर कोई अभी इन लोगों ने ये कोई मंकी पॉक्स लेके आए थे ना, हम बोलते उसके पहले बाकी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है देश की कि इस समय कम से कम 2-4 लाख बंदे ऐसे हैं, जागरूक तो करोड़ों के अंदर है, 2-4 लाख ऐसे क्रांतिवीर है। अगर कभी भविष्य में कुछ भी गेम खेला जाएगा वो तुरंत विरोध करेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे और लोगों को जगाएंगे। ये भी एक हमारे लिए बड़ी उपलब्धि रही है। ये आंदोलन में अगर मैं आपसे जुड़ूं तो ज्यादा बुरा से बुरा क्या हो सकता है? बाकी अच्छा तो चलो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बुरे से बुरा क्या हो सकता है? क्योंकि आप भुक्तभोगी हैं, ये कह सकते हैं कि आपके साथ भी काफी चीजें हुई है जो मैंने न्यूज में भी देखा, टीवी में भी देखा था। तो बुरे से बुरा क्या हो सकता है? देखो, जो बुरे से बुरा हो सकता है अभी तक वो हमारे साथ नहीं हुआ हो, हम कुछ कह नहीं सकते ना। बुरे से बुरा क्या हो सकता है इसकी कोई संभावना नहीं। देखो, ये तो जीवन मृत्यु का सवाल है। ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जहां पर आपकी जान भी जा सकती है। जब तंजानिया के राष्ट्रपति को मार दिया गया और जब क्या बोलते हैं, अभी आपने देखा डॉक्टर रशीद को मार दिया गया उनका ना, तो यहाँ पर किस प्रकार से घात होगा, किस प्रकार से प्रतिघात होगा। हो सकता है कोई आपका अपना बन करके आंदोलन के अंदर आए, वो आपके ऊपर प्रतिघात कर दे। राजू भाई की हत्या हुई, आपके सामने उदाहरण है। तो देखिए, अगर जिसने इस पूरी सृष्टि को समझ लिया है, जिसने अर्थ नहीं है इसको कुछ कीजिए कि आप अगर बुरा से बुरा सोच के चलेंगे, जो हम सोच रहे हैं हो सकता है ऐसा कुछ नहीं भी हो। तो बस ये मान के चलिए कि यह मेरी जिम्मेदारी है, मेरा दायित्व है, मेरी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैं पूरा कर रहा हूँ। बाकी तो ईश्वर की माया है। आप घर से कार लेकर निकलते हैं कहीं जाने के लिए, टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं, मालूम चलता है जी आपकी लाश घर में आ रही है 2-3 दिन बाद। तो आप वैसे तो आप पिकनिक मनाने जा रहे हैं, लेकिन पिकनिक रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गई। अब बुरे से बुरा तो आप पिकनिक मनाने गए लेकिन लाश घर में आ रही है। तो ये तो कोई ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। जो मृत्यु से भयभीत होगा वो कुछ काम नहीं कर सकता। जो काम करना है, मान अपमान भय मृत्यु से मुक्त होकर जो आप रहेगा, वही व्यक्ति काम कर सकता है। यस सर, हाँ जी, नाइस टू टॉक टू यू सर। सर, मेरा कहना ये था सर कि हम जड़ों पे प्रहार करना चाहिए ना हमें। जो कारण है, जिन भी कारणों से ये स्थिति निर्मित हुई है, अब जैसे जो भी लॉकडाउन लगा वो गलत फैसला था, तो लॉकडाउन के समय किसी ने विरोध नहीं किया। उस समय ये आप कैसे कह रहे हैं? लॉकडाउन के समय कितना विरोध किया हम जानते हैं, हमारे ऊपर तो केस भी हुआ इसके ऊपर। हमने कितने प्रोटेस्ट किए, आपको शायद आप तक जानकारी नहीं पहुंच पाई क्योंकि आप हमारे वीडियो ब्लॉक कर दिए गए, हमारा यूट्यूब चैनल हटा दिया गया, हमारा फेसबुक अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए, हमारी पोस्ट हटा दी गई। मेरी फेसबुक पोस्ट कम से कम 400 पोस्ट में हटाई गई है। कम से कम मुझे 4 फेसबुक अकाउंट बनाए, वो ब्लॉक कर दिए गए। ये आपके पास जानकारी लेट पहुंची है। विरोध मतलब इनका ये कहना है कि जब लॉकडाउन लगाया गया, पर्टिकुलर जिस डिपार्टमेंट में लगाया, तो हम उस डिपार्टमेंट के खिलाफ एक्शन लेना चालू करें ना। हम सिर्फ भारत सरकार को नोटिस दे तो भारत सरकार तो ये बोल देती भैया हमने तो किया नहीं। वो तो कोई फेस तो है नहीं भारत सरकार, वो तो पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट ने लगाया। हम उस डिपार्टमेंट के खिलाफ क्या कर रहे हैं? वैक्सीनेशन जानते हैं कि ये जब WHO और पर्टिकुलर संस्थाओं के द्वारा वातावरण निर्मित हुआ है,
मैं आपको जवाब दे रहा था, आपने मुझे बीच में थोड़ा रोका, मैं बताता हूँ, बात पूरी कर देता हूँ, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, लॉकडाउन जो है वो भारत सरकार का फैसला होता है, किसी डिपार्टमेंट का फैसला नहीं होता है। कैबिनेट फैसला करती है या कैबिनेट के ऊपर जो पीएम होते हैं फैसला करते हैं। तीसरी बात क्या होता है कि अगर आप किसी जड़ पर वार करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई पेड़ है और पेड़ को जड़ से काटना है आपको, तो आप क्या करेंगे, है ना? सबसे पहले आप कुल्हाड़ी बनाएंगे, यही तो करेंगे ना। कुल्हाड़ी पे धार लगाएंगे, 10 20 लोग इकट्ठा करेंगे, कुल्हाड़ी तैयार करेंगे, सबके हाथ में कुल्हाड़ी देंगे, तैयारी करेंगे, तभी तो काटेंगे जड़ से आप उसको। आप फिर काट करके फिर उसमें जड़ को खोदेंगे। तो हम कुल्हाड़ी तैयार कर रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं कि भैया आओ इस पेड़ को काटो, ये पेड़ है, हम सबको कुल्हाड़ी देना चाहते हैं, हम कुल्हाड़ी को धार लगा रहे हैं। तो ये काम जो होता है वो उसको करने से पहले करना होता है, तभी तो वो चीज जड़ से मिटेगी। तो रातों रात आप ये किसी एक व्यक्ति से या 100 व्यक्ति से या 1000 व्यक्ति से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इतना बड़ा जो पेड़ है उसको कोई व्यक्ति जाकर के उसको जड़ से उठा दे। ये तो एक सामूहिक प्रयास होगा, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है। मुझे तो कुल्हाड़ी आपको जाकर ढूंढनी पड़ेगी, लाना पड़ेगा, कहीं कहाँ मिलेगी, कौन खरीदेगा उसको, कौन पैसा खर्च करेगा उसके ऊपर, कौन तैयार होगा, 100 लोगों से बात करोगे तो एक बंदा आएगा। ये तमाम तरीके हैं जो आपको पहले करने पड़ते हैं। कोई काम, बड़ा काम रातों रात नहीं होता, उसके पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ये जो चीजें उसकी प्रिपरेशन चल रही है, जो पिछले 4 साल से चल रही है, अब ये अंतिम स्टेज पे आ गई है। ये तो जैसे WHO के खिलाफ अपने को विरोध करना है, तो उसके लिए क्या तरीका हो सकता? देखिए, WHO, हम लोग ये पिछले 4 साल से कम कह ही रहे हैं, उसके पहले से कहते आ रहे हैं। अभी तो खैर 4 साल से तो लोग जानने लगे इस चीजों को, लेकिन हम पहले से कहते आ रहे हैं कि जितनी भी वैश्विक संस्था है, चाहे वो WHO हो, चाहे UN हो, चाहे यूनेस्को हो, चाहे आपका वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, जितनी भी वैश्विक संस्था है, ये सारी की सारी वैश्विक संस्थाएं विकासशील देशों को और अविकसित देशों को अपने कंट्रोल में लेने के लिए बनाई गई है। इनका किसी देश से कोई संबंध नहीं है। ये कहते हैं कि हम आपके विकास के लिए काम कर रहे हैं, हमारे विकास के लिए वो काम क्यों करेंगे, वो अपने विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो ये तमाम संस्थाएं जो है, ये संस्थाएं हम लोगों को जकड़ने के लिए बनाई गई है। भारत सरकार को चाहिए कि इन सभी संस्थाओं को छोड़ दें, इनसे अपना अलग नाता करते और अपना खुद का देश खुद चलाए, तब जाकर के बात हो सकती है। जिस प्रकार से चीन इन संस्थाओं को आंखें दिखाता है, इनकी बात नहीं मानता है, हमें भी इनको आंखें दिखा करके इनकी बात को नहीं मानना होगा। ये काम पब्लिक लेवल पर नहीं होता है, ये काम जो है टॉप ब्यूरोक्रेसी, टॉप जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, टॉप मंत्री है, वो सब कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास में वो अधिकार है, वो कहने का अधिकार है। मैं यहाँ पे बोल के WHO को कितना ही बोलूं कि हम कर लें, लेकिन करेगा कौन? WHO से हटना चाहिए, कौन हटेगा, कैसे हटाएगा? चाहिए, ये सब तो बहुत आसान है। जो अपने अधिकारी जो है यहाँ पे, जो प्रशासनिक अधिकारी है, वो सब WHO के निर्देश फॉलो करते, वही प्रोटोकॉल लागू करते जो वहां से किया जाता है। हाँ, तो मैं आपसे, आप समस्या बता रहे हैं, लेकिन समाधान हम बता रहे हैं आपको। समाधान तो यही है ना, तो समाधान सर, वो तो अब वो उन अधिकारियों को भी अपने को, क्योंकि वो अपने बीच में से ही है, तो उनको ये बताया जाएगा कि भैया ये जो आप जो प्रोटोकॉल दे रहे हो और ये हमको मंजूर नहीं है, और आप क्या इसके वो हैं, अब वो इसके पक्ष में अगर वो कुछ जो भी उनने किसी चीज का सबूत तो दिया नहीं है। विजय जी, हम पिछले 3 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, 3-4 वर्षों से इसको कोशिश कर रहे हैं। ये जो आप बात अभी कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हम प्रयास लगातार करते आ रहे हैं। आप भी अपने लेवल पर, व्यक्तिगत लेवल पर प्रयास करते रहिए, अधिकारी से मिलिए, उनसे बात कीजिए। विजय भाई देखो, एक भी समझ लो, जलियांवाले बाग में भी ऑर्डर सिर्फ एक ही आदमी ने दिया, गोलियां चलाने वाले सब हिंदू ही थे और हम ही लोग थे, हम ही लोग एक दूसरे पे गोलियां चला रहे थे। तो हमें यही नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है, यहीं पे हम कंफ्यूज हैं। मेरा एक सवाल था सदन जी। तो मेरे को एक्चुअली 2 ही छोटे से मुद्दे रखने थे। पहला तो एक गुड न्यूज जैसा है, तो आपने बोला था कि इनका कोरोना का चलाने का ये मार्च 24 तक था। तो एक बड़ी MNC है इन्फोसिस नाम की, तो उनके यहाँ पे जो ऑफिसेस में जाने की रिक्वायरमेंट थी, वो थी 2 वैक्सीन के डोसेस या फिर RT-PCR 72 तास के अंदर के। बट 1 अप्रैल 2023 से उन्होंने वो पीछे ले लिए है, ना तो अभी वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है, एक भी वैक्सीन नहीं चाहिए उनको, ना तो RT-PCR मांग रहे। तो ये मेरे ख्याल से एक गुड न्यूज है।
तो इसके आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये एक गुड न्यूज़ है कि आप इसको ऐसे देखते हो कि भाई इनको जितने लोगों को ठोकना था इन्होंने ठोक दिया और बस अभी ये लोग पीछे ले रहे हैं, तो ये एक चीज है। बेसिकली बेसिकली देखिए हाँ, बेसिकली बात को सुनिए, थोड़ी गुड न्यूज भी है, लेकिन बेसिकली इन्होंने अभी अपना स्टेप रोके हैं। आप बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। हेलो विजय जी 2 मिनट शांति रखिए। विजय जी 2 मिनट शांति रखिए। विजय जी 2 मिनट चुप रहिए, 1 मिनट रुकिए। हेलो, ये बेसिकली आपका गुड न्यूज भी है, और गुड न्यूज के साथ में ये मान कर चलिए कि जो आदमी इस प्रकार की प्लानिंग करता है, जो सोच होती है, वो अपने 2 कदम पीछे लेता है, लेकिन वो शांत नहीं बैठेगा। वो दुश्मन है मानवता का, वो नई चाल चलता रहेगा, नया गेम खेलता रहेगा। वो कुछ न कुछ नया लेके आएंगे बहुत जल्दी आपके सामने। और ये आपका ये जो नोटबंदी जो हुआ है, उसी गेम का हिस्सा है। क्यों डॉक्टर साहब, ये जो आपके 2000 के जो नोट बंद किए हैं, ये इनके पास तमाम तरह के हथियार है। आर्थिक भी है, आपके लॉकडाउन भी है, आपके हेल्थ भी है, आपके कई तरह से ये आपके ऊपर प्रहार करेंगे। एक रास्ता आप बंद करोगे, ये दूसरा रास्ता खोल देंगे। इनसे लगातार लड़ना पड़ेगा, प्रतिदिन लड़ना पड़ेगा, रोज लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम लाखों करोड़ों को समझा सकते हैं। और एक बार जनता को गेम समझ में आ गया, जिसको गेम समझ में आ गया, वो व्यक्ति विरोध कर रहा है। ये हमने देखा है, पिछले 3 साल का ऑब्जर्वेशन हमारा ये कहता है कि जिसके एक गेम समझ में आ गया, वो चुप नहीं बैठता है, वो लगातार विरोध करता है, हर प्लेटफॉर्म पर विरोध करता है। 2024 में दूसरी महामारी आने वाली है। 2024 में इलेक्शन के टाइम पे दूसरी महामारी आएगी और वापस लॉकडाउन की तैयारी होगी। मतलब आप ये साजिश समझ लो, अगर भारत की जनता जागृत हो गई तो दूसरी महामारी फैल जाएगी। ठीक है, तो ये अब षड्यंत्र है। 2024 में 25 से स्पार्स पैंडेमिक की बात चल रही है। एक स्पार्स पैंडेमिक है, उसको बताया जाए कि डिजीज एक्स नाम दिया है, डिजीज एक्स स्पार्स पैंडेमिक। वो स्पार्स पैंडेमिक 3 साल तक चलेगा, जैसे आपका ये कोरोना पैंडेमिक चला। तो ये उसकी प्रिपरेशन भी चल रही है, उसकी योजना भी बन रही है। हो सकता है फिर लॉकडाउन लगे, या लॉकडाउन जैसा ही कुछ लगे, हो सकता है वैसा नहीं लगे, कुछ हल्का, जैसे कि पिछली बार नोटबंदी हुई, इस बार नोटबंदी हुई, दोनों में कुछ फर्क है। तो ऐसा कुछ फर्क वाला काम भी हो सकता है। ये लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, आपको लगातार विजिलेंट रहना है, लगातार जागरूक लेना है, और ऐसी कोई भी गतिविधि हो तुरंत ही जनता को बताना है कि भैया ये सब गेम चल रहा है, देश के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है, और हमें प्रतिदिन प्रयास करने होंगे, तब जाकर के हम अपने देश की जनता को और पूरी दुनिया को बचा सकते हैं।